स्टार्ट है? हाँ ठीक है। साथियों नमस्कार, मैं हूं शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से कमेंट करके बताइए और जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए फटाफट से आपके कमेंट पढ़ लेता हूं, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है डायरेक्शन चैप्टर हम कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो शुरुआत से ही आप सभी को जुड़ना चाहिए जी। आज हम लोग ब्लड रिलेशन शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि रक्त संबंध। तो चलिए पहले मैं आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूं, जितने भी लोग लाइव हैं। लवकुश वर्मा, गुड आफ्टरनून। आकाश श्रीवास्तव, शुभम, विकास कुमार, रोहित कुमार, प्रशांत मिश्रा, सभी को नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। देखो भाई, मैंने शुरुआत में आपके कमेंट्स पढ़ लिए, बीच बीच में भी कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स को पढ़ता रहूं, लेकिन कई बार क्या होता है जब टीचर फ्लो में आ जाता है ना पढ़ाने के, तो नहीं नोटिस कर पाता है। तो आप उसे ना थोड़ा सा अदरवाइज ना लिया करें, आप उसे सही तरीके से लिया करें। फिर से कमेंट कर दो, मैं दोबारा मेरी नजर में आएगा तो मैं पढ़ दूंगा, ठीक है भाई। चलिए आज की क्लास है ब्लड रिलेशन की, यानी कि रक्त संबंध हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है कि आप जो पेपर देने जा रहे हैं ना, उसमें कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको इसमें से मिलने वाले हैं। चाहे वो परिचय करवाने वाले हो या फिर वो पहेली नुमा हो या कोई सा भी टाइप हो, लेकिन आपको 2 से 3 प्रश्न इसमें से मिलने वाले हैं। ब्लड रिलेशन को हिंदी में रक्त संबंध कहते हैं और मजाक में कहना चाहें तो खून खराबे वाले रिश्ते भी कहा जा सकता है। अब ये ब्लड रिलेशन है क्या, रक्त संबंध है क्या? हम ब्लड रिलेशन में अपने पूरे एकल परिवार को इंक्लूड करके चलते हैं, जैसे कि मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माताजी, मेरे पिताजी। जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, एकल परिवार होता है, हम उन्हें सबको ब्लड रिलेशन में मानकर चलते हैं। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं है। यहां पर हर वो व्यक्ति जो मुझसे किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है, वो ब्लड रिलेशन में ही माना जाएगा। चाहे वो मेरे फूफा जी हो, चाहे वो मेरे नाना जी हो, चाहे वो मेरे मौसा जी हो, कोई भी व्यक्ति जो मुझसे किसी ना किसी तरीके से संबंधित है, मुझसे रिलेशन रखता है, वो मेरे ब्लड रिलेशन में ही माना जाएगा। कि सर जब रिश्तों की ही बात हो रही है तो आखिर फिर हमको ये वाला टॉपिक पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि रिश्तों के इर्द गिर्द तो हम हमेशा ही घिरे रहते हैं, या रिश्ते हमारे चारों तरफ हमेशा ही बने रहते हैं। हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रिश्तों के बारे में। तो फिर आखिर ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो भाई समझ लो कि इस टॉपिक को हमें इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, रिश्ते भले ही हम जानते हैं, लेकिन यहां पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो बड़े उलझे हुए होते हैं। यानी कि आपसे डायरेक्ट ना पूछ के आपसे इनडायरेक्ट वे में पूछा जाएगा रिलेशन, जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे कि नमूने के तौर पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे। जरा फटाफट से कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट्स इनवाइटेड हैं। मैंने कहा आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे, जरा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो ये कह रहे हैं ना कि सर सिलेबस में नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा। सिलेबस में तो बहुत सारी चीजें नहीं लिखी, डायरेक्शन भी नहीं लिखा हुआ है, रैंकिंग शब्द भी शायद नहीं लिखा है, ब्लड रिलेशन भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रीवियस पेपर दिखाऊंगा मैं आपको। 3-3 प्रश्न आ रखे हैं इसमें से, इसलिए आप चिंता मत करिए, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ा है ज्यादा। तो मैंने आपसे पूछा आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे, सबका आंसर पापा पिता, पापा पिता, और चाचा भी आ रहा है कई लोगों का, जो कि चाचा तो हो ही नहीं सकता। भाई जिन लोगों ने पापा यानी कि पिता आंसर दिया है, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, मैंने आपसे कहा कि आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे, तो आपने कहा पापा, क्या मौसा जी नहीं लग सकते? सोचकर बताइए आप मुझे। अब कहेंगे हां सर लग तो सकते हैं। भाई नाना जी की 2 बेटियां हैं, एक तो है हमारी माता जी, एक है हमारी मौसी, तो मौसी के जो पति होंगे वो भी तो नाना जी के दामाद ही हुए। तो मैंने आपसे पूछा था आपके नाना जी के दामाद आपके कौन लगेंगे, सब लोग आंसर दे रहे हैं पापा लगेंगे सर, पिता लगेंगे, लेकिन वो मौसा जी भी लग सकते हैं। अंतिल आई से, जब तक कि मैं ये ना कहूं कि आपके नाना जी के इकलौते दामाद आपके कौन लगेंगे, तो ध्यान रखना इकलौते दामाद तो पिता ही लगेंगे और कोई नहीं लगेंगे।
तो याद रखिएगा, ब्लड रिलेशन में छोटे छोटे शब्दों का बड़ा महत्व है। इसी से ही सारे के सारे मायने बदल जाते हैं, प्रश्न के उत्तर बदल जाते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका जवाब आपको समझ में आया कि नहीं। अच्छा देखो, बिना चैप्टर पढ़ाए मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया, क्यों? मेरा कोई अधिकार तो है नहीं बिना पढ़ाए आपसे सवाल पूछने का। इसलिए पूछा क्योंकि आप ही कह रहे हो सर रिश्ते तो हमें आते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, तो एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। अब मेरी थोड़ी सी इच्छा और बढ़ गई, थोड़ी सी इच्छा और बढ़ गई। इस बार मैंने आपसे पूछा एक सवाल और। चिंता मत करिए, चैप्टर शुरू नहीं कराया है। यदि ना भी आए ना आप पर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ शुरुआत में छोटे छोटे सवाल पूछकर आपकी दिमाग रूपी मोटर को गर्म कर रहा हूं, जिससे कि यह गर्म होकर तेज भागना शुरू हो जाए, मेरे साथ भागना शुरू हो जाए। तो एक सवाल सुनिएगा, कोशिश करिएगा जवाब दे पाए। सवाल है कि एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, तो बताएं उन कलाकारों का आपस में क्या संबंध है। मैं रिपीट कर दूं सवाल को, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, टू आर्टिस्ट, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, बाप मतलब पिता है, तो बताएं इन दोनों कलाकारों का आपस में क्या संबंध है। कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं सबसे पहले। अटक अटक के आ रही है सर, मैं डाउट ग्रुप पे मैसेज नहीं कर पा रहा हूं। भाई इस डाउट को अभी आप छोड़ दो, पहला चैप्टर शुरू हुआ है, चैप्टर में इंटरेस्ट दिखाओ। भाई डाउट ग्रुप वगैरह वाली बातें आप बाद में करना, मुझसे लास्ट में करेंगे हम लोग, 2-3 मिनट इसके लिए देंगे, ठीक है। ये सारी बातें साइड कर दो। मैंने अभी एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दीजिए। मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, उनमें से एक दूसरे के बेटे का बाप है, यानी कि पिता है। तो बताएं इन कलाकारों का आपस में क्या संबंध है। कोई कह रहा है ब्रदर है, कोई कह रहा है दादाजी है, कोई कह रहा है फादर है, कोई कह रहा है चाचा जी है, कोई कह रहा है पापा है। भाई क्या बात है, वॉइस नॉट क्लियर। सब कुछ क्लियर है, सब लोग तो जवाब भी दे रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं, वॉइस क्यों क्लियर नहीं होगी। हाँ भाई, तो आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आता है पति और पत्नी। जी हां, ये दोनों कलाकारों का आपस में क्या संबंध है, ये पति और पत्नी है। आइए मैं इन दो उंगलियों के माध्यम से प्रूफ कर देता हूं, सिद्ध कर देता हूं। मैंने कहा एक फिल्म में दो कलाकार हैं, एक और एक दो, ठीक है। उनमें से एक यानी कि ये दूसरे के बेटे का बाप है। दोबारा सुनिएगा, उनमें से एक यानी कि ये दूसरे के बेटे का बाप है, पिता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उनमें से एक ये व्यक्ति इसके बेटे का पिता हो जाए। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये दोनों आपस में कौन हो, हस्बैंड वाइफ हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। यदि ऐसे समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। रियलिटी में आप काजोल का नाम सुना होगा, एक हीरोइन है, और एक अजय देवगन हीरो है, जानते हैं कि नहीं। और रियलिटी में हस्बैंड वाइफ भी है, पति पत्नी भी है। मैंने कहा उनमें से एक अजय देवगन दूसरे के काजोल के बेटे का बाप है। बोलो हाँ है कि हाँ सर है। तो बताओ ये दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं कि सर पति पत्नी के तरीके से संबंधित हैं। भले ही आपको आंसर नहीं आया लेकिन समझ में जरूर आ गया होगा। आंसर तो इसलिए भी नहीं आया ना, अभी मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं है। चलिए अब शुरुआत करते हैं चैप्टर की। इससे क्या हुआ, हमारी ये दिमाग रूपी मोटर थोड़ा सा स्पीड में भागना शुरू हो गई है। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक ब्लड रिलेशन को हम लोग, ठीक है। ब्लड रिलेशन की शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो कितने प्रकार के पढ़ने हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो आता है ये आता है पहेली नुमा। ये आता है पहेली नुमा, और पहेली नुमा को इंग्लिश में कहा जाता है पजल टाइप। क्या कहा जाता है, पजल टाइप कहा जाता है। तो इसमें सवाल कैसे आते हैं, आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन लिखकर आती है, ए बी का बेटा है, सी डी की मां है, ई एफ का पिता है, ऐसी इंफॉर्मेशन, उसे हम कहते हैं पहेली नुमा यानी कि पजल टाइप कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, दूसरा जो टाइप आता है इसका नाम है इक्वेशन बेस्ड। इक्वेशन बेस्ड को हिंदी में कहा जाता है समीकरण पर आधारित। समीकरण पर आधारित यानी कि इक्वेशन बेस्ड। अब ये इक्वेशन बेस्ड सवाल कैसे होते हैं भाई, जरूर आपने ये भी देखे हैं और आपके प्रीवियस पेपर में यहीं से ज्यादातर सवाल पूछा गया है। इक्वेशन बेस्ड सवाल ऐसे होते हैं, आपको एक समीकरण दे देगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, और आपसे पूछ लेगा बताएं a का d से क्या संबंध है। यही वाला वो टाइप है जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, और सिर्फ डिफिकल्ट ही नहीं लगता, इसे सॉल्व करने में टाइम भी वेस्ट बहुत ज्यादा होता है। विश्वास मानिए, मैं आपको इसकी एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, डायरेक्ट इक्वेशन देखेंगे और आंसर बता देंगे, साहब ए मामा लग रहा है डी का या जो भी लग रहा है, ऐसे करके आंसर दे देंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा और आखिरी टाइप इसमें जो आता है वो आता है परिचय करवाने वाला। परिचय जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन टाइप। इंट्रोडक्शन टाइप वाले सवाल तो आप सबने देखे होंगे। सवाल ऐसे आते हैं, एक व्यक्ति का परिचय करवाते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। दिमाग मत लगाओ, बस इतना बताओ, क्या ऐसे सवाल आपने अपने जीवन में कभी देखे हैं? कि हाँ सर देखे हैं। तो ये इंट्रोडक्शन टाइप है, यानी कि परिचय करवाने वाला टाइप है। जी हां, आज नया चैप्टर शुरू हुआ है, शांति से सुनते रहो, अभी कोई कमेंट मत करो, क्योंकि अभी ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आप मुझसे पूछो। थोड़ी देर में अपने आप में आपके कमेंट दूंगा, शांति से सुनते रहना, थोड़ी देर आपको देखो चीजें ऐसे समझ में आएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमको केवल 3 प्रकार के ही सवाल मिलने हैं और वो हमको पढ़ने हैं। एक है पहेली नुमा, एक है समीकरण पर आधारित, एक है परिचय करवाने वाला। अब टाइप कोई सा भी हो, सवाल किसी भी टाइप का हो, आपको एक फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। ये फैमिली ट्री कैसी होती है, आइए मैं सिखाता हूं आपको। देखिए, जब भी मैं किसी मेल मेंबर की बात करूंगा, जब भी मैं किसी मेल मेंबर यानी कि पुरुष की बात करूंगा, उस पुरुष को हमेशा एक बॉक्स के अंदर बंद करके रखूंगा। ये मेरी अपनी पहचान है कि बॉक्स में जो भी बंद है वो कौन है, पुरुष है, यानी कि आदमी है, मेल है। इसी प्रकार जब भी मैं एक फीमेल की बात करूंगा, स्त्री की बात करूंगा, उसे हमेशा एक सर्कल के अंदर बंद करके रखूंगा। सर्कल में जो भी बंद है वो महिला है, स्त्री है, ये पक्की बात है। यदि ये मेल का एक भाई है जिसका नाम है एच, भाई है तो पुरुष है, पुरुष है तो बॉक्स में बंद होना चाहिए, तो मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, ये एम का भाई है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता करने के लिए इन दोनों को एक जोकर कैप पहना देते हैं। मैं इसको जोकर कैप बोलता हूं, शंकु आकार की टोपी बोलता हूं, जो बच्चे बर्थडे पर पहनते हैं। ये बताती है कि ये दोनों आपस में कौन है, भाई भाई है। इसी प्रकार इस फीमेल की एक बहन है जिसका नाम है जी, बहन है तो स्त्री है, स्त्री है तो सर्कल में बंद होगी। और बहन बहन के रिलेशन को दिखाने के लिए भी हम इनको ये शंकु आकार की टोपी पहना देते हैं। ये हमको बताती है ये दोनों आपस में कौन है, बहन बहन है। इन दोनों बहनों का एक भाई है जिसका नाम एल है, भाई है तो पुरुष है, पुरुष है तो बॉक्स में बंद होगा। बहन भाई का रिलेशन दिखाने के लिए भी हम इन दोनों को ये शंकु आकार की टोपी पहना देते हैं। इन शॉर्ट, भाई भाई का रिलेशन दिखाना हो, बहन बहन का रिलेशन दिखाना हो, या बहन भाई का रिलेशन दिखाना हो, हमेशा कैसे दिखाएंगे? शंकु आकार की कैप पहनाकर दिखाएंगे, जोकर कैप पहनाकर दिखाएंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? यदि ये मेल इस फीमेल से शादी कर ले तो ये हो जाएंगे पति पत्नी, और पति पत्नी के बीच शादी के कुछ सालों के बाद तलवारें तो खिंची जाती हैं। तो ये 2 तलवारें बताती हैं कि ये दोनों आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ है। भाई मजाक कर रहा हूं, कोई बुरा मत मानना शादीशुदा व्यक्ति।
या हो सकता है कंवारा व्यक्ति भी बुरा मान जाए, सर शादी हमारी हुई नहीं है, तुम पहले ही डरा रहे हो तलवारें खिंचवा के। मैंने ऐसी मजाक कर दिया फिल्मों में जो दिखाते रहते हैं। हाँ भाई, तो ये मेल और फीमेल पति पत्नी है, कैसे पता चलेगा? ये दो तलवारों से, तलवार नहीं ये रिवर्सिबल एरो है, ये बताते हैं ये दोनों आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, अच्छा अब जब तक कि मैं एक पीढ़ी की बात करूंगा तब मैं सभी को एक ही लाइन में दिखाता हुआ जाऊंगा, ना किसी को ऊपर ले जाऊंगा और ना ही किसी को नीचे ले जाऊंगा। मैंने कहा मैं जब एक पीढ़ी की बात करूंगा सभी को एक ही लाइन में दिखाता जाऊंगा, जैसे कि मैंने इन सबको एक ही लाइन में दिखा रखा है क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के लोग हैं। जैसे ये दोनों भाई हैं, भाई भाई एक ही पीढ़ी के होते हैं, ये भाई बहन है, ये बहन बहन है, एक ही जनरेशन के होते हैं, एक ही पीढ़ी के होते हैं। अब एक सवाल मेरा आपसे है, जरा जवाब दीजिएगा, जरूर जवाब देना। क्या पति और पत्नी भी एक ही पीढ़ी के होते हैं? जरा कमेंट करके बता दीजिए, मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। ये जो हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, क्या ये भी समान पीढ़ी के, एक ही पीढ़ी के होते हैं? जरा कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। अनु सैनी कह रहे क्वेश्चन कराओ सर। क्वेश्चन करने के लिए तो प्रैक्टिस सेट बनते हैं, ये थ्योरी है जो कि चैप्टर मेरे को समझाना है। हो सकता है आपने पढ़ रखा हो इसलिए आपको लग रहा हो जल्दी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यहां तो सभी के हिसाब से चलेगी ना क्लास, बेसिक से ही पढ़ाते हुए चलेंगे। जल्दी से बताएंगे भाई फटाफट से। मैंने पूछा क्या पति पत्नी एक ही रिलेशन के होते हैं, तो अब कमेंट आ रहे हैं हाँ जी सर होते हैं, यस सर होते हैं, लेकिन ऋषभ कह रहे हैं सर नहीं होते हैं। एक कमेंट आया, मतलब हो सकता है ऋषभ का ना हो, वो किसी और का हो, नाम गलत पढ़ गया हूं। कह रहे हैं नहीं होते हैं सर, पति पत्नी एक ही पीढ़ी के नहीं होते हैं। तो भाई एक बात सुनो, पति पत्नी एक ही पीढ़ी के नहीं होते हैं, ऐसा आपको क्यों लगा? आपको पता है पीढ़ी कैसे बदलती है? कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपको कि पत्नी दूसरे घर से आई है इसलिए दूसरी पीढ़ी की हो गई? नहीं, घर के बदलने से पीढ़ियां नहीं बदलती हैं। ऐसे तो मान लो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी 7वें घर में शादी करके ले आया तो 7वीं पीढ़ी के ले आया फिर तो वो, ऐसा नहीं है। घरों के बदलने से पीढ़ी नहीं बदलती है, परिवारों के बदलने से पीढ़ी नहीं बदलती है। पीढ़ी बदलती है उम्र के एक बहुत बड़े पड़ाव से। जैसे इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस पीढ़ी के आप सब लोग हैं, क्या मैं आपकी पीढ़ी का नहीं हूं? मने मत कर देना भाई, बेइज्जती हो जाएगी। वो बात अलग है कि मैं आपसे 2-4 साल, 5 साल, 8 साल छोटा ही हूंगा। अच्छा नहीं, चलो उल्टा कर लो, मैं आपसे 2-4, 5 साल, 8 साल बड़ा भी हूंगा, तो क्या आपकी और मेरी पीढ़ी में परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ। मैंने कहा पीढ़ी बदलती है उम्र के एक बहुत बड़े पड़ाव से। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जिस पीढ़ी के हम सब लोग हैं, क्या हमारे माता पिता हमारी ही वाली पीढ़ी के? नहीं सर, वो तो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं। हम कहते भी हैं पुरानी पीढ़ी के लोग, पुरानी सोच है उनकी। होते हैं कि नहीं? तो जितना गैप माता पिता और बच्चे में होता है उतने गैप में जाकर पीढ़ी बदलती है। तो याद रखना, पति पत्नी के बीच में ज्यादा उम्र का गैप नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा पति 2-4-5 साल बड़ा होता है पत्नी से, इससे ज्यादा नहीं होता। तो ये एक ही जनरेशन के होते हैं। पति का भाई हो या पत्नी की बहन हो या पत्नी का भाई हो, ये लगातार सभी लगभग समान उम्र के हैं, इसलिए एक ही पीढ़ी के हैं, इसलिए इनको एक ही लाइन में रखा गया है। अब पीढ़ी कैसे बदलती है? मैंने कहा इस मेल और फीमेल की 2 संतान हुई। एक का नाम था ए जो कि एक लड़का था और एक का नाम था बी जो कि एक लड़की थी। तो मैंने इनको नीचे ले जाकर दिखाया। क्यों? क्योंकि पीढ़ी बदल गई। क्योंकि ए और बी बच्चे हैं किसके? एम और एफ के, इसलिए मैंने उनको नीचे ले जाकर दिखाया। हमें पहचान में आना चाहिए कि नीचे हैं तो ये कौन होंगे? बच्चे। और किसके होंगे? कि सर एम और एफ के। ये है पीढ़ियों का परिवर्तन। यदि मैं ए को नीचे ना लाकर एम के बगल में बिठा देता तो ये अपने पापा के गले में हाथ डाल सकता था। पहचान में ही नहीं आता भाई भाई घूम रहे हैं या बाप बेटे घूम रहे हैं। पहचान जरूरी है ना। तो बच्चों से कहा तुम औकात में रहो भाई, बच्चे हो नीचे रहो। तो नीचे की पीढ़ी बच्चों को डिनोट करती है।
उससे ऊपर की पीढ़ी उसके माता पिता को डिनोट करती है। इसी प्रकार इस मेल के भी तो एक पिता होंगे, तो वो इससे ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे, उनका नाम है एक्स। जब पिताजी होंगे तो माताजी भी सामने तलवार लेकर खड़ी होंगी, उनका नाम है वाई। इनके भी पिता होंगे तो और ऊपर जाएंगे, इनके भी पिता होंगे तो और ऊपर जाएंगे, और उनके भी पिता होंगे तो बहुत ऊपर जाएंगे। अब कहां जीवित रहेंगे भाई? कितनी पीढ़ी है? 1 2 3 4, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा 5-5 पीढ़ियों को जीवित रखा तो। कुल मिलाकर बात समझ में आनी चाहिए कि देखो, ये हस्बैंड वाइफ है, इनके बच्चे हैं तो नीचे दिखाएंगे, उनके पिताजी हैं तो ऊपर दिखाएंगे, उनके भी पिताजी हैं तो और ऊपर दिखाएंगे। इस तरीके से हमें फैमिली ट्री बनानी पड़ती है। थम्स अप करके बता देंगे सभी साथी, क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मेल मेंबर बॉक्स में बंद, फीमेल मेंबर सर्कल में बंद। भाई भाई है तो जोकर कैप, बहन बहन है तो जोकर कैप, बहन भाई है तो जोकर कैप, पति पत्नी है रिवर्सिबल एरो, और बच्चे हैं तो नीचे, पिता है तो ऊपर वाली पीढ़ी में आने चाहिए। जल्दी से थम्स अप कर देंगे और मुझे बता देंगे कि सर बात समझ में आ गई है। तो टाइप कोई सा भी हो, पजल टाइप हो, इक्वेशन वाला टाइप हो, इंट्रोडक्शन वाला टाइप हो, किसी भी टाइप का सवाल हो, आपको फैमिली ट्री बनानी ही बनानी पड़ती है। क्लियर हो गई बात? अब आप सोचोगे सर इतनी बड़ी फैमिली ट्री हर बार बनानी पड़ेगी, तो नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादा ऊपर पहुंच जाएंगे वो तो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए बस अब कमेंट शांत, एकदम से पहले की तरह शांत कर दीजिए। फिर से सुनिए मेरी बात को। मन में आया कि सर हमेशा इतनी बड़ी फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। नहीं, छोटा सवाल छोटी फैमिली ट्री, बड़ा सवाल तो बड़ी फैमिली ट्री। हालांकि हमारी कोशिश क्या है कि केवल इस वाले टाइप में फैमिली ट्री बनवाऊंगा आपको, इसमें नहीं बनवाऊंगा, इसमें नहीं बनवाऊंगा, केवल देखेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सही रहेगा ना? बढ़िया। तो एक टाइप में आपको फैमिली ट्री बनानी पड़ेगी, इसलिए आपको सिखाई जा रही है कि फैमिली ट्री ऐसे बनती है। जब फैमिली ट्री बन जाती है तो इससे भी बड़ा टास्क आता है हमारे सामने सवाल आता है। वो हमसे सवाल पूछेगा, वो हमसे पूछेगा बताएं ए का एम से क्या संबंध है। मेरे शब्द को ध्यान से सुनना है क्योंकि आपको जवाब देना है। मैंने कहा ए का एम से क्या संबंध है। जल्दी से धड़ाधड़ कमेंट करके बता दीजिए कि आपके हिसाब से ए का एम से क्या संबंध है। जल्दी से बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, जल्दी से फटाफट से बताइए, जल्दी से बताएंगे फटाफट से। ए का एम से क्या संबंध है, यह सवाल पूछ रखा है मैंने आपसे। सर आवाज नहीं आ रही है, ऐसी किसी और के साथ भी समस्या है क्या भाई? आवाज नहीं आ रही हो ऐसा कुछ? यहां से तो सब कुछ ओके चल रहा है, आवाज कैसे नहीं आएगी? अच्छा, पापा बेटे का मतलब बाप बेटे का, कोई कह रहा है पिता का, कोई कह रहा है पिता और बेटे का, कोई कह रहा है बेटे का। लो, मतलब मेरे सामने यहां पर 3 प्रकार के जवाब आ गए। एक आंसर आया है, मैंने पूछा था ए का एम से क्या संबंध है। एक आंसर आया है सर पिता का, एक आंसर आया है पिता पुत्र का, एक आंसर आया है पिता पुत्र का, और एक आंसर आया है सर पुत्र का। और क्या कोई चौथा आंसर भी आया है? तो मैं जरा देख लेता हूं किसी का चौथा आंसर आ रहा हो तो। हाँ, कई बार आ जाता है, कई बार आ जाता है, कुछ इस तरीके से आ जाता है कि सर वो चाची लगती है, चाची। तो ये तो ब्लंडर है भाई, चाची इसमें कहां से आ गई बताओ? दोनों के दोनों मेल है कि नहीं, पुरुष है कि नहीं, तो चाची कहां से आ गई? तो वो तो ब्लंडर है। लेकिन हाँ, ये जो 3 जवाब आए हैं ना आपके सामने, ये आप ही ने दिए हैं, मैंने तो नहीं दिए। आपके कमेंट पढ़ के मैंने यहां लिख दिए हैं। ये 3 जवाब आप लोग दे रहे हो। क्या पेपर में पॉसिबल है OMR सीट पर ए पर भी गोला काला कर दें, बी पर भी गोला काला कर दें और सी पर भी गोला काला कर दें? क्या ऐसा पॉसिबल है? कि सर ऐसा कैसे हो जाएगा? लेकिन ऐसा एक बार हुआ था। एक बार एक यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कराया, एक बच्चे के 250 में से 250 नंबर आ गए। मैनेजमेंट बड़ा शॉक्ड हुआ कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, इतना आसान पेपर तो था नहीं, किसी के 250 में से 250 नंबर आ जाए। तो मैनेजमेंट ने टेक्निकल टीम से उसकी कॉपी निकलवाई, OMR शीट। तो OMR शीट में क्या पाया गया
कि आपने देखा होगा ओएमआर शीट ऐसी होती है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, यहां लिखा होता है ए, यहां होता है बी, यहां होता है सी, यहां होता है डी। तो जब उस बच्चे की कॉपी निकल के आई तो उन भाई साहब ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन काला कर रखा था, बी ऑप्शन काला कर रखा था, सी ऑप्शन भी काला कर रखा था, डी ऑप्शन भी काला कर रखा था। अभी रुका नहीं, इसे भी कर रहा है काला 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 काला। उसने 250 के 250 प्रश्न काले कर दिए। मैनेजमेंट ने टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहा कि भाई ये तो पढ़ लिख कर आया नहीं था, तो इसलिए सारे काले काले कर गया, लेकिन तुमने नहीं देखा इसे कैसे 250 नंबर दे दिए। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट ने कहा कि सर ये जो कॉपी है ना ओएमआर शीट, ये हम इंसान तो चेक नहीं करता, एक सॉफ्टवेयर करता है। तो हमने उसको ये निर्देश दे रखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यदि सी सही है तो सी काला होना चाहिए। तो देखो काला है तो कंप्यूटर ने उठा लिया आंसर। यदि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी सही है तो डी काला होना चाहिए, तो उसने सही सही वाले उठा लिए, अन्य काले नहीं होने चाहिए, ये निर्देश नहीं दिए हमने। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले बता देते, ये सुविधा है तो हम भी चारों भराते। नहीं भाई, अब ऐसी कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। 4 विकल्पों में से एक ही को काला करना है, अन्य 3 सफेद रहने चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है क्वेश्चन। अब आप मुझे बताना भाई सभी साथी, क्या ये 3 विकल्प के गोले काले हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तब ऐसे केस में तो हमें आंसर वही देना पड़ेगा ना जो सही है। अब ध्यान से सुनना, गलती यही होती है विद्यार्थियों से। मैंने आपसे कहा था ए का एम से क्या संबंध है, यही तो पूछा था मैंने आपसे। मैंने पूछा ए का एम से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे ए पुत्र लगता है एम का, तो आंसर आएगा पुत्र, यानी कि ऑप्शन सी जो मैंने बनाया वो सही होगा। यदि मैं आपसे यह पूछ लेता एम का ए से क्या संबंध है, तो सर एम पिता लगता है ए का, तो आंसर पिता सही हो जाता। और मैं आपसे पूछ लूं एम और ए का आपस में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे पिता पुत्र का संबंध है, तो आंसर आपका बी सही हो जाता। ये 3 अलग अलग सवाल हैं ब्लड रिलेशन के, जिसे आप समझ नहीं पाए, आपने तीनों सवालों के जवाब एक साथ दे दिए। क्या अभी बात समझ में आ गई? तो थम्स अप करके बता देंगे कि हाँ सर ये चीज हमें अच्छे से समझ में आ गई। फटाफट से बताएंगे कि चीजें समझ में आई कि नहीं आई। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। मैंने कहा ए का एम से क्या संबंध है, तो आप बताओ ए पुत्र लगता है एम का, पुत्र आंसर बनेगा। मैं कहूं एम का ए से क्या संबंध है, तो आप कहो पिता, एम पिता लगता है ए का। मैं कहूं एम और ए का आपस में क्या संबंध है, तो पिता पुत्र का संबंध है। जल्दी से बता देंगे सर बात समझ में आ गई है। कई लोगों ने गलती कर रखी थी यहां पर और कई लोगों ने सही भी दिया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए यदि समझ में आ गई तो मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, कीबोर्ड पर हाथ रखिएगा, ठीक है, कीपैड पर हाथ रखिएगा, तुरंत आंसर देना, देर नहीं लगानी है। मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा जी का एम से क्या संबंध है। कीजिए कमेंट और बताइए फटाफट से, जी का एम से क्या संबंध है, जल्दी से कमेंट करके बता दें, जल्दी से बताएं जी का एम से क्या संबंध है, जल्दी से कमेंट कर देंगे फटाफट से, क्या संबंध है। फादर, अरे अच्छा पिछले का दे रहे हैं लगता है, आवाज फट रही है, अच्छा थोड़ी सी तेज हो रखी है वॉल्यूम, अभी मैं कम नहीं कर पाऊंगा, कुछ डिस्टरबेंस हो जाएगा। चलिए मैं धीरे बोलता हूं थोड़ा सा, ठीक है, अब समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ इसका जवाब दीजिए। देखो जीजा आंसर आना शुरू हो गया, कुछ जीजा बता रहे हैं, कुछ साली बता रहे हैं, दोनों अभी भी गलत मतलब कुछ गलत भी दे रहे हैं, कुछ सही भी दे रहे हैं, जबकि मैंने अंतर समझा दिया था। मैंने आपसे पूछा जी का एम से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे जी साली साहिबा लगती है किसकी, एम की, तो आंसर आएगा साली। मैं पूछता एम का जी से क्या संबंध है, तो एम जीजा जी लगते हैं किसके, जी के। जीजा जी बोला करो, ना जीजा जीजा लिख रहे हो आप, बेइज्जती सी कर रहे हो उनके, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। वो तो साली साहिबा हो गई, ये जीजा हो गया है, जीजा जी लगते हैं। अंतर समझ में आ गया आपको। चलिए अगले सवाल का जवाब देंगे सभी लोग कमेंट करके भाई।
मैंने पूछा एफ का एच से क्या संबंध है, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए एफ का एच से क्या संबंध है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। एफ का एच से क्या संबंध है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अभी ये साली और जीजा वाला क्रम ही नहीं टूटा है, वही लगा हुआ है लगातार कमेंट में, जबकि मैंने नया सवाल पूछ लिया है। एफ का एच से क्या संबंध है? अब आंसर आया है सर भाभी है। अच्छा, और बताओ सिस्टर इन लॉ इंग्लिश में क्या दिया? वेरी गुड, भाभी है, भाभी है। अच्छा, देवर भी बोल रहे हैं कुछ लोग। भाई मैंने पूछा है एफ का एच से क्या संबंध है, तो एफ भाभी लगती है किसकी? एच की, तो आंसर भाभी आएगा। देवर कैसे आ जाएगा? हाँ, यदि मैं ये पूछ लूं, जवाब देना भाई, यदि मैं ये पूछ लूं कि एच का एफ से क्या संबंध है, तो आंसर करिए फटाफट से, आंसर चाहिए मुझे। मैं कहूं एच का एफ से क्या संबंध है, तो क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, मुझे पता है इसमें गड़बड़ होगी, सब लोग कह रहे हैं देवर होगा, देवर होगा, देवर होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार यही सवाल पेपर में आया कि एच का एफ से क्या संबंध है। एक लड़का पेपर में देवर पर काला गोला भर रहा था, दूसरे ने उसके थप्पड़ मारा, बोला बेवकूफ है, जेठ आएगा जेठ। दोनों में लड़ाई हो गई, एक ने ईंट मार दी, दूसरे का सिर फट गया। इन्विजिलेटर ने खबर आयोग को भेजी कि भैया कैसे सवाल पूछते हो, सिर फाड़ दिया लड़के का। अब आयोग ने देखा कि भाई बात तो सही है, हमने पूछा था एच का एफ से क्या संबंध है, तो एक लड़का कह रहा है एच देवर लगता है एफ का, वो अपनी जगह सही है। दूसरा बोला देवर नहीं सब जेठ लगेगा, जेठ एफ का, तो वो भी तो अपनी जगह सही है। क्या इन दोनों भाइयों की शक्ल देखकर इनकी उम्र का पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा? नहीं ना। तो एच देवर भी लग सकता है और जेठ भी लग सकता है। नहीं, ये तो मजाक की बात है, सिर्फ फोड़ दिया आपको समझाने के लिए, थोड़ी सी कहानी डाल देता हूं और कुछ भी नहीं। तो इसी वजह से ब्लड रिलेशन एकमात्र ऐसा चैप्टर है जो भले ही आप पेपर हिंदी में अटेम्प्ट करना, लेकिन उसके बाद भी उसके विकल्प इंग्लिश में लिखकर आ जाते हैं। आपने कई बार किताब में पेपर में देखा होगा। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के रिलेशंस के भी नाम पता होने चाहिए। जैसे ये देवर है या जेठ है, देवर हो या जेठ, दोनों को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए खास तौर से, इंग्लिश वाले तो जानते ही हैं, हिंदी मीडियम वाले पेपर हिंदी में देंगे, उसके बाद भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि विकल्प इंग्लिश में लिखकर आ जाते हैं। तो वो यहां पर जब पूछेगा ना एच का एफ से क्या संबंध है, तो उत्तर में ना देवर लिखकर दे रहा है ना जेठ, बल्कि लिखकर दे रहा है हिंदी में। पता है क्या लिखकर देगा? हिंदी में लिखकर देगा ब्रदर इन लॉ। अब बताओ हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? कि हाँ सर बिल्कुल हुआ, लेकिन लिखा हिंदी में है, लेकिन टर्म काय का है? अंग्रेजी का। तो हमें क्या चाहिए, हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के रिलेशंस भी पता होने चाहिए, नहीं तो कभी फंस जाएंगे हम पेपर में। तो मैं एक बार बता देता हूं, इससे इंग्लिश मीडियम वाले भी संतुष्ट हो जाएंगे और हिंदी वालों को भी नाम याद हो जाएंगे। चलो भाई हिंदी के साथ इंग्लिश के नाम देखते हैं, ठीक है। सर हाइट देखकर लगता है आगे बढ़ा है, इसलिए बता दिया। अच्छा, ये हाइट देखकर भी पता चल जाता है, तो इसकी हाइट कहां है? बस ये एक बॉक्स ऊंचा हो गया थोड़ा सा। तो सुनिए भाई, मम्मी को मदर, पिता को फादर, भाई को ब्रदर, बहन को सिस्टर, दादाजी को ग्रैंडफादर, दादी को ग्रैंड मदर कहते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि चाचा जी को क्या कहते हैं? कि सर अंकल कहते हैं। मैंने पूछा मामा जी को क्या कहते हैं? कि सर उन्हें भी अंकल ही कहते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि आप किस अंकल की बात कर रहे हो? तो चलिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जो हम ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, हम जो ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, ये रिलेशन हमारे दो पक्षों से मिलकर बनते हैं। जी हां, ब्लड रिलेशन यानी कि जो रक्त संबंध बना है वो दो पक्षों से मिलकर बना है। जब कोई बच्चा दुनिया में आया, पैदा हुआ, तब उसको केवल और केवल दो ही पक्ष से रिलेशन मिले थे। एक मिला था मां के पक्ष का रिलेशन, तो एक मिला था पिता के पक्ष का रिलेशन। तो केवल दो ही पक्ष के रिलेशन होते हैं, मां का और पिता का।
जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो उसका एक नया रिलेशन भी जुड़ जाता है। तो भाई मां का जो पक्ष होता है, इसको अंग्रेजी में हम लोग मैटरनल साइड कहते हैं। मैटरनल साइड कहते हैं। मां से मां, मां से मैटरनल। पिता का जो पक्ष होता है उसे अंग्रेजी में पैटर्नल साइड कहते हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई चाचा जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपने कहा अंकल। मैंने कहा मामा जी को क्या कहते हैं, आपने कहा अंकल। पता कैसे चलेगा? तो पता करने के लिए मामा जी के आगे, क्योंकि वो मां के पक्ष से आते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, मैटरनल अंकल लिख देते हैं। मैटरनल अंकल लिख देते हैं। और चाचा जी पिता के पक्ष से आते हैं, तो उनको हम पैटर्नल अंकल लिख सकते हैं। पैटर्नल अंकल लिख सकते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि हमेशा पैटर्नल और मैटरनल आगे लगकर आए, नहीं। ये आपकी जानकारी के लिए बता दिया है कि दो पक्षों से मिलकर बना है ब्लड रिलेशन, एक माता जी के पक्ष से और एक पिताजी के पक्ष से। मां का पक्ष जो होता है वो मैटरनल साइड है और पिता का पक्ष पैटर्नल है। और जैसे मैं आपसे कहूं फूफा जी, बताओ पिताजी की साइड से ही तो है, बुआ जी के पति, तो वो पैटर्नल अंकल हो गए। अंकल ही है, फूफा जी भी अंकल हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था चाचा जी, ताऊ जी, मामा जी, फूफा जी, मौसा जी, सब इंग्लिश में क्या कहलाते हैं, अंकल। चाची जी, ताई जी, मामी जी, बुआ जी और मौसी जी सब इंग्लिश में क्या कहलाती हैं, आंटी कहलाती हैं। एक टर्म आपने सुना होगा भतीजा और एक सुना होगा भांजा, सुना है कि नहीं? देखो भतीजा हो या भांजा, दोनों को इंग्लिश में नेफ्यू कहा जाता है। इसी प्रकार भतीजी हो या भांजी, दोनों को इंग्लिश में नीस कहा जाता है। हां, कई बार देखने को मिला है ऐसा पेपर में, इंग्लिश वाला शब्द नीज लिख कर आ गया हिंदी में। तो आपको पता होना चाहिए भतीजी या भांजी को नीस कहते हैं और भतीजा या भांजा को नेफ्यू कहते हैं। ये तो हो गए हमारे घर परिवार खानदान के रिश्ते। इसके अलावा एक रिश्ता और आता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा तो एक सीरियल आता है नहीं, मतलब एक रिश्ता ससुराल पक्ष का भी आता है। जैसे एक व्यक्ति की शादी हुई, उसको एक पत्नी मिली, पत्नी दहेज में बहुत सारे रिश्ते भी तो लाएगी। पत्नी को इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। अब पत्नी के पिताजी इस लड़के के लिए ससुर लगे, ससुर को इंग्लिश में फादर इन लॉ कहते हैं। फादर इन लॉ पिता के जैसे हैं लेकिन कानूनन है रिश्ते में। सासू मां को इंग्लिश में मदर इन लॉ कहते हैं, मां के जैसी है लेकिन कानूनन है रिश्ते में, इसलिए इन लॉ लगा हुआ है। ऐसे ही साले साहब ब्रदर इन लॉ, साली साहिबा सिस्टर इन लॉ। ससुराल पक्ष के जितने रिश्ते हैं सब इंग्लिश में इन लॉ लगाकर आते हैं, क्योंकि ये रिश्ते कानूनन हैं। फिल्मों में दिखाया गया है, भगवान जोड़ी बनाकर भेजता है। भैया सच्चाई तो यही है कि कानूनन है ये सारे रिश्ते। नहीं मानते तो पत्नी को हाथ लगाकर देखिए 1098 कितनी स्पीड में काम करेगी, पता चल जाएगा। ठीक है, ये इनकी पत्नी विदा होकर इनके घर आई, इनके पिताजी, उनके ससुर फादर इन लॉ, इनकी माताजी, उनकी सास मदर इन लॉ। अब ससुराल पक्ष में इनको एक ननद भी मिली है। ननद नाम का खतरनाक प्राणी भी पाया जाता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है सिस्टर इन लॉ। देवर भी मिले हैं और जेठ भी मिले हैं। देवर हो या जेठ इंग्लिश में कहलाते हैं ब्रदर इन लॉ। बस मैंने आपको एक कहानी के जरिए ही सही, लेकिन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के रिलेशंस भी बता दिए। थम्स अप करके बता देंगे क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जल्दी से बताएंगे फटाफट से। भाई एक बात और मुझे आप सभी लोग बता दो कि मैं आपको इतनी डिटेल में चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई समस्या हो तो मुझे बता दो कि सर जल्दी बताओ, क्योंकि एक आध कमेंट में पढ़ लेता हूं कि सर जल्दी आगे बढ़ो। क्या कोई एग्जाम की डेट पास में आ गई है? क्या इतनी स्पीड में चलना चाहिए हमको? भाई देखो, समय जब भरपूर है, आपने कुछ पैसे भी खर्च किए हैं, तो क्यों ना उसका पूरा लाभ उठाया जाए। क्यों ना रीजनिंग को ऐसे पढ़ लिया जाए कि कोई भी पेपर देना हो दोबारा ब्लड रिलेशन ना पढ़ना पड़े। जरा बता दो एक बार कमेंट करके फटाफट से सभी लोग। समझ में आ गई बात? वो तो ठीक है। मैंने आपसे पूछा जिस हिसाब से डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्शन है आपका? कोई समस्या है? आप सीधे सवालों पर आना चाहते हैं तो मैं वो भी कर सकता हूं, बेसिक थोड़ा सा बताऊं, आगे बढ़ जाऊं। लेकिन मैं चाहता नहीं हूं भाई ये चीज, मैं चाहता हूं आप डिटेल में पढ़ लें। नहीं चाहते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नो प्रॉब्लम।
तो फिर ऐसे कमेंट एक दो क्यों आ जाते हैं मेरे सामने कि सर आगे बढ़ो। अब मैं आगे बढ़ भी गया तो कैमरे से आउट हो जाऊंगा ना, इधर निकल गया तो। भाई ऐसी बातें मत करो, ये आप ही के भले के लिए, इसमें मेरा क्या है, मेरा क्या है बताइए। मैं तो जल्दी भी करा सकता हूं, टाइम पास कर नहीं रहा हूं, मैं आपको चीजें डिटेल में समझा रहा हूं। हाँ चलिए, ये बात समझ में आ गई आपको। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के रिलेशंस भी हमें पता होने चाहिए। अब मैं एक बार लौटकर फिर से इस फैमिली ट्री पर आ गया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए कि आप फैमिली ट्री तो बना ही लेते हो, आप रिश्ते का नाम सही सही बताओ। जो सवाल पूछा जाए आप एक्चुअली वही बताओ। चलिए अगले सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं y का f से क्या संबंध है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, y का f से क्या संबंध है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। हाँ बिल्कुल डिटेल में ही पढ़ा रहा हूं, मैं तो डिटेल में ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ एक आध दो कमेंट मुझे ऐसे मिल जाते, सर आगे बढ़ो, सर जल्दी करो। पता नहीं इनको कौन सी गतिमान इनकी छूट रही है, गतिमान एक्सप्रेस, शताब्दी में बैठ के जाना है। आराम से पढ़ लो भाई, एग्जाम डेट आ जाएगी तो मुझे खुद ही स्पीड अप करनी पड़ेगी चीजें, है ना। अभी तो आराम से पढ़ लो। चलिए, तो मैंने आपसे पूछा y का f से क्या संबंध है, तो आंसर आना चाहिए y सांस लगती है किसकी? f की। y सांस लगती है किसकी? f की। देखें जरा, मदर इन लॉ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सासू मां, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस बार किसी ने गलती नहीं की है, इस बार किसी ने गलती नहीं की। नहीं तो कोई कह देता फिर पुत्र वधू लगती है। नहीं, मैं पूछू एफ का वाई से क्या संबंध है, तो कहिएगा एफ पुत्र वधू लगती है वाई की। आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब आप मुझे बताएं ए का मामा कौन है। जब तक ये फैमिली ट्री नहीं पहचानना सीखोगे तो मैं आंसर क्या दोगे आगे सवालों के, बताओ मुझे। मैंने पूछा ए का मामा कौन है, बोले सर एल है। मैंने पूछा बी की मौसी कौन है, कि सर जी है। मैंने पूछा ए की मौसी कौन है, कि सर वो भी तो जी ही होगी क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, मौसी तो सेम ही होगी। मैंने पूछा बी का मामा कौन है, कि सर वही होगा, कौन? एल, जो ए का मामा था, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। मान लीजिए मैं एच की शादी करवा देता हूं आई से, क्योंकि ये पुरुष है तो ये महिला होगी, सर्कल में बंद कर दी। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उम्मीद ये करूंगा एक बार में सब लोग सही जवाब दे देना, बस उसके बाद इसे खत्म करके मैं आपको पहले वाले टाइप पर ले आऊंगा, सवाल कराऊंगा। जल्दी से बता दें मुझे, आई का ए से क्या संबंध है? जल्दी से कमेंट की झड़ी लगा दीजिए, आई का ए से क्या संबंध है? जल्दी से कमेंट की झड़ी लगा दीजिए और मुझे बताइए आई का ए से क्या संबंध है। जल्दी से कमेंट की झड़ी लगाइए और मुझे बताइए। मुझे पता है स्ट्रीमिंग थोड़ी सी डिले जाती है, रीजनिंग का सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या गुरुजी? बिल्कुल हो जाएगा, चिंता मत करो, मेरे सिलेबस की आप चिंता मत करो, मैं पूरा कराऊंगा उसे। हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चाची आंसर आया, तो चाची वालों सुन लो, लड़ाई हो जाएगी। ताई नहीं हो सकती क्या? आई ताई नहीं हो सकती है क्या इसकी? ताई जी। तो वही ध्यान रखना कि मैंने पूछा आई का ए से क्या संबंध है। यदि आप डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे तो इनडायरेक्ट कैसे पहुंचा जाता है। आई के पति है एच, है ना। अच्छा, इसके पति का भाई है एम, और पति का भाई जो हुआ वो देवर या जेठ, और देवर जेठ का बेटा है ए। तो आई इसकी चाची भी लग सकती है और ताई भी लग सकती है। ऐसे केस में अपने आप को बचाओ और आंसर लगाओ आंटी। क्या बोलेंगे? आंटी। चाची हो या ताई, अंग्रेजी में क्या कहलाएगी? आंटी। इसीलिए तो पूछा था यह सवाल, क्या आपके जहन में यह बात बैठ गई कि हमें चाची नहीं बोलना है? हाँ, विकल्प में आंटी नहीं है, चाची ही लिखा है तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। अभी बात समझ में सभी के आ गई होगी। चाची या बड़ी मां। भतीजा कैसे हो जाएगा? भतीजा तो तब होगा जब मैं कहूं ए का आई से क्या संबंध है, तो आप कहना ए भतीजा है किसका? आई का। देखो गाड़ी को मैंने ट्रैक पर लाकर छोड़ा है कि आप यहां चलाओ अपनी रेलगाड़ी को, आप उसे बार बार नीचे उतार देते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ट्रैक पर चलाओ भाई, ट्रैक पर जो बताया है वैसे ही चलना है। चलिए ये बात समझ में आ गई, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास का पहला टाइप, जिसका नाम है पहेली नुमा, यानी कि पजल टाइप। कैसे सवाल आते हैं बेसिक से शुरू करूंगा ये भी, ठीक है। एक हल्का फुल्का सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, फिर धीरे धीरे उसके लेवल को बढ़ाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल क्या है आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है ये, ध्यान से देखिए।
और इसे मैं ही बनवाऊंगा, आगे के क्वेश्चंस आपसे पूछा करूंगा। ठीक है, डायरेक्शन की वर्कशीट जो मैंने कराई थे वो बोर्ड पीडीएफ मिल तो गई होगी ना आपको, नहीं मिली क्या? बोर्ड पीडीएफ तो डेली बेसिस पर भेजी जाती है, उसी में क्वेश्चंस होते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कहता है बी सी का पुत्र है। मैं आपसे पूछूं, उसका जवाब आपको देना है, वहीं पर बोलकर देना। मुझे आवाज आ जाएगी, मेरी चिंता नहीं करो, आवाज आ जाएगी, आप बोलना जरूर। देखो बोलने से आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्रिस्टल क्लियर। मैंने कहा बी सी का पुत्र है, बोलो कौन पुत्र है? कि सर बी। पुत्र मतलब मेल होगा। अच्छा किसका पुत्र है? सी का। सी को ऊपर ले जाना चाहिए क्योंकि वो इसकी मां या पिता में से कोई होगा। उसे कहा बी सी का पुत्र है, बी को पुत्र बना दिया सी का। लेकिन पूरा पढ़ना, बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। सी मने कर रही है मैं तेरी मां नहीं हूं, तो भाई पिता बनाओ, बनाना तो पड़ेगा क्योंकि इसकी संतान है ना बी, तो पिता बनाओ भाई, माता नहीं है तो मत बनाओ। आगे कह रहा है ए और सी विवाहित दंपति हैं। सी तो ये रहा, इसकी शादी करवा दो फिर ए से, विवाहित दंपति हो गए, क्योंकि ये मेल है तो ये पति होगा और इसका मतलब ये फीमेल यानी कि इसकी पत्नी होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि ई सी का भाई है। मैंने कहा कौन भाई है, बोलना पड़ेगा। उसने कहा ई सी का भाई है। मैंने कहा कौन भाई है? कि सर ई। तो ई का जेंडर क्लियर हो गया ना, भाई मतलब मेल है। अच्छा किसका भाई है? कि सर सी का, तो सी के सामने जोकर कैप लगा देते हैं। फिर कह रहा है डी ए की पुत्री है, पत्नी नहीं है ये पुत्री है भाई। ठीक है, डी ए की पुत्री है। अच्छा डी किसकी पुत्री बताई गई? ए की, मतलब इन दोनों की ही पुत्री होगी ना डी, तो डी को हम यहां ले लेते हैं। पुत्री मतलब फीमेल, फीमेल मतलब सर्कल में बंद। कह रहा है एफ बी का भाई है। मैंने कहा कौन भाई है? कि सर एफ। किसका भाई है? कि सर बी का, वो मतलब इन माता पिता की संतान का ही बेटा हो जाएगा ना एफ। एफ बी का भाई है। लो एफ भी सी की संतान हो गई, तभी तो ये तीनों आपस में कौन लगेंगे? भाई बहन लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अभी क्वेश्चन एक छोटा सा पूछा है उसने, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? पुरुष को हम बॉक्स में बंद करते हैं, आप जानते हैं। आइए काउंट कर लेते हैं, कितने बॉक्स हैं हमारे पास? एक, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4। तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी साथी, क्या ये बात समझ में अच्छे से आ गई या नहीं आ गई? अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताएं इसमें कितनी महिला सदस्य हैं, तो भी आंसर दे सकते हैं कि सर 1 और 2। केवल महिला सदस्य कितनी है? 2 है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ एफ का ई से क्या संबंध है? एफ ये है, ई ये है, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा एफ का ई से क्या संबंध है, तो आप ऐसे समझा करो कि एफ के पिताजी है सी और पिताजी के भाई है ई, तो एफ का सी ई से क्या संबंध हुआ? कि एफ भतीजा लगेगा किसका? ई का। मैं कहूं ई का एफ से क्या संबंध है, तो चाचा जी या ताऊ जी, या इंग्लिश में कह दूं तो अंकल। आई होप सभी के ये बात समझ में आ गई है। थम्स अप करके बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ गई है। तो फिर मैं एक सवाल और आपके सामने रख देता हूं, ठीक है जी। चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि मुझे स्पेस भरपूर मिल जाए आपको समझाने के लिए, आप बेहतर समझ पाओ। ये लीजिएगा, सवाल कहता है पी क्यू आर एस टी यू एक परिवार के 6 सदस्य हैं, ठीक है, जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं। 2 विवाहित जोड़े, 2 मैरिड कपल का मतलब हुआ 4 लोग विवाहित हो जाएंगे, है कि नहीं? फिर कहता है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है। चलिए शादी कराते हैं। इसने कहा शिक्षक टी, तो मैंने शिक्षक टी बनाया, ठीक है। शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, तो मैंने इसकी शादी करा दी किससे? डॉक्टर से। लेकिन इस पॉइंट को पूरा तो पढ़िए। कह रहा है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है, जो ये यहां पर और गलत लिख गया है, इसको आप करेंगे जो, यहां पर आप करेंगे जो, ठीक है, यहां पर शब्द लिखेंगे जो। हाँ भाई, तो उसने कहा शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की मां है। कौन है आर और यू की मां?
सब डॉक्टर की बात हो रही है। मां मतलब फीमेल हो गई डॉक्टर। अच्छा, किस किस की मां बताई गई कि सर आर और यू की, तो आर और यू उसकी संतान हो गई। बेटा कौन बेटी कौन ये हमें पता नहीं चलेगा इतनी इंफॉर्मेशन से, राइट। चलिए, इंग्लिश में क्वेश्चन है हमारे पास, बट सेम पेज पे नहीं आ पाता है। देखो, सेम पेज पे नहीं आ पाता, प्रॉब्लम ये होती है। हाँ, मैं साथ ही साथ बोलता चलता हूं इंग्लिश में, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, देयर आर 2 मैरिड कपल्स। अगली लाइन का मतलब है शिक्षक टी का विवाह डॉक्टर से हुआ है जो आर और यू की मां है। इसका मतलब है टीचर टी इज मैरिड टू डॉक्टर हु इज अ मदर ऑफ आर एंड यू। अब मैं अगली लाइन साथ में ही इंग्लिश में बोलूंगा, ठीक है। आगे कह रहा है वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, लॉयर क्यू इज मैरिड टू पी। तो देखिए, वकील क्यू का विवाह मैं करा रहा हूं, वकील क्यू का विवाह मैं करा रहा हूं किससे, पी से। ये लीजिए, करवा दी शादी। वकील क्यू का विवाह पी से हुआ है, हो गया। कह रहा है पी का एक पुत्र है और एक पौत्र है। पी हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंडसन। अब आप मुझे एक बात बताओ, पी का एक पुत्र है तो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये महिला है तो ये तो पुरुष होना ही होना है, मेरे हिसाब से पी का एक पुत्र ये होना चाहिए, और एक पौत्र मतलब ग्रैंडसन इनमें से कोई एक होना चाहिए। कि सर आपके हिसाब से पी का पुत्र यही क्यों होना चाहिए, कोई और नहीं हो सकता? तो नहीं हो सकता। पता है क्यों? परिवार में कितने सदस्य थे भाई? 6। आपने बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6, तो सारे रिश्ते इन्हीं में से ढूंढने हैं, नया कोई आ ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये मान लिया पी का एक पुत्र शायद टी होगा और एक पौत्र इनमें से कोई एक हो जाएगा। आई होप सभी के समझ में आ गई है बात। आगे कहता है 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है। देयर इज 1 हाउसवाइफ बिटवीन 2 मैरिड विमेन। देखो, 2 विवाहित महिलाएं, एक विवाहित महिला ये रही, ये तो पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गई, इसे तो गृहिणी नहीं बना सकते। अब आ जाओ ऊपर, ये महिला होती तो गृहिणी बनाते, लेकिन ये तो पहले से वकील है, तो इसका मतलब यही होगी कौन? गृहिणी। 2 विवाहित महिलाओं में एक गृहिणी है तो पी गृहिणी हो गई, गृहिणी मतलब फीमेल, तो वकील साहब कौन हो गए? मेल। क्या ये बात समझ पाए? लगा है परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है, तो मेरे हिसाब से ये 2 लोगों का पेशा रह गया है, इनमें से कोई एक छात्र होगा और एक होगा इंजीनियर। लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते ना कौन क्या होगा, इसलिए ऑब्लिक लगाकर लिख रहा हूं, कोई एक छात्र है कोई एक इंजीनियर है, ठीक है। अच्छा, एक नाम रह गया है, ये नाम और लिख दो भाई। पी क्यू आर एस टी यू में से मेरे ख्याल से एस रह गया है, तो डॉक्टर साहब का नाम क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अब सवाल ये पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या परिवार की पौत्री के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली। परिवार की पौत्री के बारे में क्या सही है? क्या वह एक इंजीनियर है? पहले ये बता पौत्री कहां है? कि सर इनमें से कोई है। तो मैंने पूछा क्या वह एक इंजीनियर है, क्या वह एक छात्र है, क्या वह एक डॉक्टर है, क्या वह एक वकील है? सर देखो, पौत्री या तो छात्र या वकील में से कोई होगी, लेकिन किसी भी कीमत पर डॉक्टर और वकील तो नहीं हो सकती। अब ऑप्शन बच रहे हैं 2, ए और बी। बताइए आप किस पे टिक करेंगे? जी बिल्कुल सही कहा आपने वैभव, बिल्कुल सही कहा। अब आप कंफ्यूज है सर, वो इंजीनियर भी हो सकती है और छात्र भी हो सकती है। नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़िए। उसने कहा परिवार में एक छात्र भी है और एक पुरुष इंजीनियर है, तो जो इंजीनियर होगा वो तो पुरुष होगा। और पौत्री मतलब ग्रैंड डॉटर कभी पुरुष होती है क्या? नहीं, तो ये इंजीनियर तो नहीं हो सकते, इसलिए इंजीनियर वाला ऑप्शन भी गया काम से। ऑप्शन बी हमारा सही है, वो की जो कि एक छात्र है, शी इज अ स्टूडेंट, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है।
क्या सभी साथी इस बात को समझ पाए? तो थम्स अप कर देंगे। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। एक बार मुझे फीडबैक दे दीजिए कि आपको जो चैप्टर मैंने पढ़ाया, क्या आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया? नहीं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि नहीं आया अभी तक का जितना भी पढ़ाया हुआ कंटेंट है? जल्दी से थम्स अप करके बताएं, लिख कर बताएं, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत शानदार। जल्दी से बताइए, कल हम और अच्छे लेवल के प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे होंगे, बहुत शानदार अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे। जल्दी से कमेंट कर देंगे। बहुत अच्छे से आया सर, बहुत अच्छे से आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। देखो, जो भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, विश्वास मानिए डाउट रहेगा नहीं वहां पर कोई आपका। आप कोई भी चैप्टर लिख कर दे दो मुझे यहां पर कि सर मेरा इसमें डाउट रहता है, हमेशा कभी खत्म नहीं होता। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका डाउट वहां पर खत्म कर दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं आपका डाउट वहां पर खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज की क्लास में इतना ही रखते हैं हम। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। क्लास कल कंटिन्यू रखेंगे टॉपिक को।